हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर को बहुत खास बनाने वाले हैं हम। और हम ये चाहेंगे कि आप पूरी वीडियो को लगातार और काफ़ी संयम के साथ देखें, क्योंकि एक नई थ्योरी, एक नया कॉन्सेप्ट अभी मैं इस एनएलएम में लाने वाला हूं। और आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर स्प्रिंग्स एंड स्प्रिंग फोर्सेस। आज मैं इस पर बात करने वाला हूं, ताकि एक थ्योरी का जो ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा आपका बच रहा था, मैं इसकी चर्चा कर लूं और उसके बाद वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व कराए जाएंगे। और आप देखेंगे कि किस तरह से न्यूटन्स लॉ की सुंदरता, इसका जो खासियत है, बिल्कुल एकदम रैंडम प्रॉब्लम पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक से एक आपको लॉजिकल कॉन्सेप्ट से रूबरू करवाएंगे और साथ में ये भी हम आपको बताएंगे कि आगे न्यूटन्स लॉ की उपयोगिता, इसका जो एप्लीकेशन कितना ज़्यादा महत्व रखता है और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो बने रहिए वीडियो में। इस सेशन में आपको एकदम फुल मज़ा आने वाला है फिजिक्स में, और कभी आपको एक सेकंड के लिए भी डिप्रेशन नहीं होगा। आपको अगर कुछ कुछ नॉलेज पहले से है, यहाँ वहाँ इधर उधर भटक करके, दौड़ करके आप अगर आपने कुछ सीखा है, तो उसमें क्या क्या कमियां रही है, क्या गलती हो रही है। मैं ये हर लेक्चर में कहता हूं कि अपने मिस्टेक्स पर कमांड करो, मिस्टेक्स को कन्फर्म करो और उससे सही जो ट्रैक होता है, जो सही चीज़ है, उसको निकाल कर बाहर करो। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि एकमात्र यही वो सब्जेक्ट है जिसके प्रॉब्लम्स अगर आपसे बनते हैं इजीली, तो आपको वो कुछ नया सिखा कर नहीं जाता है, क्योंकि उसके विषय में जो भी बातें हैं वो पहले से आपको मालूम था, तभी वो सवाल बन गया। लेकिन कोई प्रॉब्लम जो ऐसा मिलता है, जो क्रिटिकल होता है, जो कठिन होता है, जिसको सॉल्व करने में आपको परेशानियों का सामना कर रहा है, आप एक दो बार ट्राई करते हो, नहीं बन रहा है, सर में दर्द उठता है कि क्या करें क्या नहीं करें। और अगर आपने कठिन मेहनत के दम पर उस प्रॉब्लम को बार बार पढ़ के, उसके डायग्राम्स लेकर के, और उसके जो थीम्स हैं, जहां वो क्रिटिकलिटी आपको समझ में आ रही है, उसको अगर गौर से समझते हैं और तब इतना मेहनत करने के बाद अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, सही आंसर, सही रिजल्ट तक उसको पहुंचा देते हैं, सही अंजाम देते हैं उसको, तो आप विनर हैं और आप क्रेजी हैं। आपको रिजल्ट पक्का हाथ में आकर रहेगा। ये फिजिक्स की खूबसूरती है। चलिए आज बात करते हैं स्प्रिंग। सबसे पहले हमने आपको ये बताया हुआ था कि जो फोर्स होता है, वो फोर्स बेसिकली दो कैटेगरी का होता है। एक होता है कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स, और आपको तो पता ही है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी सिस्टम पर अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उसके कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है कि फोर्स का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज करता है। तो कांस्टेंट फोर्स जो है वो न टाइम के साथ चेंज होगा, न वो पोजीशन के साथ चेंज होगा। तो कांस्टेंट फोर्स से मिलने वाला एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होता है। लेकिन हमारे नेचर में, हमारे डेली प्रैक्टिकल में ये जरूरी नहीं है कि फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहे। फोर्स वेरिएबल भी होता है। कभी वो पोजीशन के साथ चेंज करता है, कभी वो टाइम के साथ चेंज करता है। तो कहने का हमारा ये मतलब है कि फोर्स कांस्टेंट हुआ, और दूसरा होता है वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स का मतलब है कि फोर्स या तो फंक्शन ऑफ टाइम होगा, या तो फोर्स फंक्शन ऑफ एक्स होगा, यानी एक्स के अकॉर्डिंग वो चेंज करेगा। ये दोनों में से कोई भी परिस्थितियां हमारे सामने आ सकती है। जब कभी भी जैसा सिचुएशन हमें लगे, उस हिसाब से हम लोग काम को करेंगे। अब रह गई बात कि स्प्रिंग क्या होता है और स्प्रिंग फोर्स क्या होते हैं। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं गौर से, गंभीरता से। पहली बात तो है कि स्प्रिंग जो है वो एक ऐसा मटेरियल है जो स्पेशली डिजाइन किया जाता है, और मेटल का वो डिजाइन किया हुआ चीज है
जिसके लंबाई को हम लोग घटा या बढ़ा सकते हैं। और अगर मैं उसके नेचुरल पोजीशन को, नेचुरल जो उसका मतलब लेंथ है या जो साइज है, उसके साथ अगर मैं छेड़छाड़ करूँगा तो उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को अपने पुराने पोजीशन में लाकर रखे। और इसीलिए स्प्रिंग को जो है हम लोग यूज करते हैं। और स्प्रिंग से मिलने वाला जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, अभी उसी की बात इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। एंड देयर आफ्टर वी विल गो थ्रू सम वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विथ स्प्रिंग्स। एक्चुअली स्प्रिंग जो है वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में 3 तरह का होता है। टाइप्स ऑफ स्प्रिंग, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, एक स्प्रिंग होता है, मैं यहां लिखता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा, या यहीं पर जगह है, यहां लिखते हैं। टाइप्स ऑफ स्प्रिंग की अगर मैं बात करूं तो स्प्रिंग 3 टाइप का होता है जनरली, अब तक जो हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। टाइप्स ऑफ स्प्रिंग में अगर बात करें तो ये सबसे पहला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लीफ स्प्रिंग। मैं जरूर आपको इस तीनों टाइप के स्प्रिंग के विषय में आइडिया देने वाला हूं। और दूसरा जो टाइप होता है उसका नाम है स्पाइरल स्प्रिंग। और सारे स्प्रिंग को हम लोग देखे हुए हैं। और तीसरा स्प्रिंग का टाइप है जिसे हम लोग हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं। अब बारी बारी से मैं तीनों स्प्रिंग की चर्चा कर रहा हूं, तीनों को विथ डायग्राम आपके सामने ला रहा हूं। तो आप आइए देखते हैं। सबसे पहले लीफ स्प्रिंग की बात करते हैं। ये जो लीफ स्प्रिंग होता है ये आपने ट्रक वगैरह में या जो भी हैवी व्हीकल्स है, ट्रक है, बस है या मिनी ट्रक्स है, और ये क्या बोलते हैं आपको जो टाटा मैजिक वगैरह होता है, मतलब तो उस सारे जो व्हीकल्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि पीछे वाले जो उसके व्हील होते हैं उस व्हील पर इस तरह से लीफ लगा रहता है, इस तरह से लीफ लगा रहता है। और वो एक तरह से सॉकर का काम करता है। एक्सल पर आप देखेंगे कि ये लगा रहता है और इसको पूरी तरह से एक आयरन के पत्ती से उसको कैप्चर कर दिया जाता है और अंत में गाड़ी के एक्सल में उसको फिट किया जाता है। और जब गाड़ी के ऊपर लोड पड़ती है तो ये फ्लेक्सिबल होता है ना, स्प्रिंग की तरह ये दबता है फिर सीधा होता है, फिर दबता है फिर सीधा होता है, सो दैट कि गाड़ी को ज्यादा जर्क का फीलिंग ना हो और गाड़ी आराम से जर्क में भी ठीक ठाक चले। इसको कहते हैं लीफ स्प्रिंग। बढ़िया बात है। लीफ स्प्रिंग के बाद दूसरे नंबर पर आता है स्पाइरल स्प्रिंग। ये जो स्पाइरल स्प्रिंग है, आपको मतलब लगेगा कि ये क्या सर बता रहे हैं। स्पाइरल स्प्रिंग कुछ इस तरह का होता है। देखिए, इस तरह से स्पाइरल का मतलब इस तरह से घुमावदार होता है। जैसे बच्चों का जो खिलौना वगैरह आपने देखा होगा उसमें तो इस तरह से चाबी देते हैं हम लोग, चाबी दे करके, और जब उसको छोड़ देते हैं खिलौना को, जब ग्राउंड पर रखते हैं तो वो काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। वो कार हो गया, छोटी सी बस, छोटी सी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत पंख वाला होता है। मतलब बच्चों के तो खिलौने मतलब अलग अलग वैरायटी के होते हैं, उसको तो एंटरटेन करना उससे, पर वो करे कैसे। हालांकि अब वो दौर खत्म हो चुका है। अब आपने देखा होगा कि जो खिलौने होते हैं उसमें बैटरी सिस्टम किया जाता है ताकि बच्चों को सिर्फ स्विच ऑन कर देने के बाद तरह तरह के गाने बजते हैं उसमें, है ना, कुछ ट्यून्स वगैरह उसमें सेट किए जाते हैं। पर ये सभी टेम्पररी होता है। खिलौना तो खिलौना है, वो तो टूटेगा। बस जितना देर तक आप बच्चा वो सेफ रख सके उसको, उतने देर तक उससे वो एंटरटेन करेगा। खैर, वो तो बात जो हो गई। तो ये स्पाइरल स्प्रिंग भी जो है इसमें एनर्जी स्टोर होता है और जैसे जैसे ये लूज होगा वैसे वैसे एनर्जी खर्च करेगा। और एनर्जी खर्च करने के जो एनर्जी खर्च होता है उसी से वो खिलौना अपना जिस तरह का भी एक्शन है, मूवमेंट है, वो करता है। तो ये है स्पाइरल स्प्रिंग। और इसको हमारा या हम लोगों के का जो जनरेशन है, अभी देखिए मेरे भी हाथ में घड़ी है, अभी तो स्मार्ट वॉच आ चुका है तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं। आजकल तो घड़ी भी इतना खूबसूरत आने लगा है कि बच्चे या लोग जो है वो अपने मोबाइल में भी जो है सो ये कॉलर देख लेते हैं, कॉल्स देख लेते हैं, व्हाट्सएप देख लेते हैं, मैसेजेस देख लेते हैं। तो वो स्मार्ट वॉच है, डिजिटल है।
लेकिन एक समय था जब इन घड़ियों में भी आप देखते, आप तो नहीं देखते, आप अपने माता पिता से ये बात पूछ सकते हैं कि पहले की घड़ी में सर ने पढ़ाया था। आज के वीडियो में एलन एकेडमी पर हम जो लेक्चर सीखते हैं उसमें चंद्रा सर ने बताया था कि पहले घड़ियों में इस तरह से 8 जब बजता था ना बेटा, तो जिन जिन के हाथ में, पहले तो घड़ी महत्वपूर्ण लोगों के हाथ में हुआ करते थे, और लगभग जिनके हाथ में घड़ियां होती थी वो पढ़े लिखे लोग होते थे, समझदार होते थे, और अक्सर लोग टाइम पूछते थे, कितना टाइम हुआ भैया, कितना टाइम हुआ काका जी आपके घड़ी में। तो अचानक घड़ी देखे तो मेरी तो घड़ी बंद पड़ी है, तो उनको लगा घड़ी में एनर्जी शॉर्ट कर गई। तो फिर वो घड़ी में चाबियां देते थे, ये जो देखते हैं ना चाबियां, ये ऐसे घुमा घुमा कर घुमा घुमा कर घुमा घुमा कर, और ये स्पाइरल स्प्रिंग में वो एनर्जी भरते थे। और फिर जब वो फुल चाबी हो गई तो फुल एनर्जी स्टोर हो गया, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो घड़ी चलने लगी। टाइम अगर उसका मिसमैच कर गया तो टाइम को मिला देना है, और फिर ऐसे प्यार से हाथ में लेकर के, और फिर जो है HMT वो जनता आता था, HMT विजय, ये सब घड़ी हुआ करता था उस समय में। HMT जो मतलब घड़ी बनाने वाली और भी बहुत सारी चीजें बनाती है वो। तो खैर, तो ये स्पाइरल स्प्रिंग है। अच्छी बात यह है कि इन दोनों ही स्प्रिंग्स के विषय में अपने सिलेबस में कोई स्टडी करनी नहीं है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह में लोग जाते हैं, इस पर डिटेल चर्चा करते हैं, अपर क्लासेस में जाते हैं तो डिटेल चर्चा करते हैं, तो इससे हमें कुछ लेना देना बहरहाल नहीं है। फिर आप कहेंगे सर आपने फिर बताया क्यों? मैंने सिर्फ एक जानकारी दी कि आप ये जानो कि स्प्रिंग ऐसे भी हो सकते हैं। एंड नाउ द थर्ड टाइप ऑफ स्प्रिंग, जिसका नाम हेलिकल स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को आपने खूब देखा है और हमेशा देखते हैं आप। ये है आपका हेलिकल स्प्रिंग। ये स्प्रिंग आपका क्या है? ये हेलिकल स्प्रिंग है। और अपने रनिंग चैप्टर में जब तक अपना सिलेबस दौड़ता रहेगा, यहाँ से लेकर के JEE नीट और एडवांस तक के सिलेबस पर, यानी आप ये कहें कि हमारे 12 लेवल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम और जितने भी कोर्सेस हैं उनमें इसी स्प्रिंग पर हमें कन्फर्म रहना है, कन्फाइंड रहना है। और हेलिकल स्प्रिंग के ही विषय में हम लोग हमेशा बात करेंगे, हेलिकल स्प्रिंग को ही जानेंगे, हेलिकल स्प्रिंग को ही समझेंगे। दूसरी खूबसूरत बात ये है कि स्प्रिंग जब कभी भी फोर्स जनरेट करेगा, कैसे करेगा वो अभी हम आपको बताएंगे ही, उसकी चिंता आप न करें। ये जब कभी भी फोर्स जनरेट करेगा तो वो फोर्स जो है वो वेरिएबल फोर्स होगा, और वह वेरिएबल फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट होगा, एक्स डिपेंडेंट होगा। सो हम जनरली F इज द फंक्शन ऑफ x पर बात करेंगे। मैं यहाँ Fs की बात कर रहा हूँ। Fs इज द फंक्शन ऑफ x, and in the running chapter we are totally confined with helical spring only। तो ये था स्प्रिंग और स्प्रिंग के टाइप और स्प्रिंग के से रिलेटेड जो फोर्सेस हुआ करते हैं उन फोर्सेस की चर्चा। सो स्प्रिंग फोर्स की बात मैं करूं तो ये सॉरी वेरिएबल फोर्स Fs नहीं, सॉरी ये Fs नहीं लिखना है, जनरल फोर्स है। फोर्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड फोर्स इज द फंक्शन ऑफ x, एंड इन केस ऑफ हेलिकल स्प्रिंग फोर्स इज द फंक्शन ऑफ x पर हम लोग बात करने वाले हैं। और अब आइए डिटेल में इस पर चर्चा करते हैं कि यह किस तरह से फोर्स जनरेट करता है और किस तरह से ये फोर्स जनरेट नहीं करता है। आइए अब इस पर विशेष चर्चा करते हैं। पहले आप इसको नोट करेंगे पॉज करके, और तब जा करके इसकी बात आगे हम लोग उठा रहे हैं। आइए देखते हैं उसको खूबसूरत तरीके से। सबसे पहले समझें कि स्प्रिंग, अब बात शुरू कर देता हूं मैं। हेलिकल स्प्रिंग के संबंध में चर्चा कर रहा हूं और गौर से आप समझने की कोशिश करेंगे। हेलिकल स्प्रिंग ये है आपका, और आप अब देखें यहाँ पर, सपोज कीजिए कि एक फिक्स्ड सपोर्ट से हमने एक स्प्रिंग को ऐसे, एक एंड हमने इसका फिक्स कर दिया और दूसरे एंड को हमने इस तरह से लगा करके और ऐसे हवा में रखा हुआ है। कॉन्टेक्ट सरफेस से कोई लेना देना इसको नहीं है। ये जब भी होता है वो फ्री स्टाइल में काम करता है। स्प्रिंग ये हमने सिर्फ यहाँ फिक्स कर दिया, हमने कुछ नहीं करा है, हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ स्प्रिंग को यहाँ लगा रखा है। तो ऐसे में एक और भी बात है यहाँ पर
ये जो स्प्रिंग का लेंथ आपको दिख रहा है, जितना इसका लेंथ अभी नजर आ रहा है, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कहता इन फ्री स्टेट, है ना, फ्री स्टेट अगर है, द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज नेचुरल। इसको नेचुरल लेंथ कहा जाता है और इसी को हम लोग शॉर्ट सिंबल NL देते हैं, मतलब नेचुरल लेंथ कहते हैं इसको। ये बात समझ में आ गई है आपको। और जब कभी भी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में होता है तो ये किसी भी प्रकार का फोर्स जनरेट नहीं करता। अब क्या हुआ कि हमने इस स्प्रिंग पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया, और याद रखिएगा, हम का मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट अगर इस स्प्रिंग पर, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ समझते हैं इसको अच्छे से, क्योंकि समझने के टाइम में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। यहाँ समझिए इसको थोड़ा सा, मैं और नीचे उठा के लेता हूँ इसको। ये दो फिगर में उठा रहा हूँ। अभी क्या है, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। वो चीज अब मैंने समझाने के लिए क्या, मैं यहाँ अब ऑपरेशन शुरू करने वाला हूँ। मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, ये x इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया और यहां पर ये है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी स्प्रिंग को एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको स्ट्रेच करते हैं, यानी इसको फैलाते हैं। दो कंडीशंस आने वाले हैं। इसको हम क्या करते हैं, रुकिए छोटा छोटा करके दो फिगर लाते हैं तो आपको दो चीजें समझाऊंगा, दो चीजें बताऊंगा मैं यहाँ पर। अभी हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को हमने फैलाने का काम कर दिया। यहां से x इक्वल टू 0 से और एनी x0 लेंथ तक हमने इसको स्ट्रेच कर दिया। इसको इलोंगेट करना या स्ट्रेच करना कहते हैं। इलोंगेट किया मैंने इसको। इलोंगेट करना का मतलब होता है फैलाना। इलोंगेट करना मतलब खींचना, उसकी लंबाई को बढ़ाना, उसी को इलोंगेशन कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। लेकिन ये कब हुआ है, जब हमने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, F एक्सटर्नल। उसमें हम हो चाहे कोई हो, बाहरी एजेंट जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये इसकी लंबाई बढ़ेगी। अब अगर मान लो कोई ऐसा बंदा हो जो इस स्प्रिंग को इस तरह से दबाने का काम करे, इस तरह से दबाने का काम करे। पहले ये यहां था और अब इसको क्या किया, x0 से उसने कंप्रेस कर दिया। दिस इज द सिचुएशन ऑफ कंप्रेशन, दिस इज द सिचुएशन ऑफ कंप्रेशन। और मैं आपको अच्छी तरह से ये बताऊं कि इलोंगेशन और कंप्रेशन दोनों की वैल्यू हमने सेम रखी है। x0 कंप्रेशन भी है और x0 इलोंगेशन भी है, पर ये दोनों ही चीजें तब संभव हुए हैं जब इस पर F एक्सटर्नल यूज किया गया है ना। जब इस पर बाहरी बल लग करके इसको कंप्रेशन या इलोंगेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि जब आप किसी स्प्रिंग को या तो कंप्रेस करते हो या इलोंगेट करते हो, है ना, या तो इसको कंप्रेस करते हो या इसको इलोंगेट करते हो, तो स्प्रिंग के अंदर एक क्वालिटी होती है। मान लो आपने x0 इलोंगेशन दे रखा है इसको, तो स्प्रिंग के अंदर ये क्वालिटी होती है, इसीलिए वो खास है कि ये अपने आप को अपने NL पोजीशन में लाने के लिए व्याकुल रहता है। या तो आप कंप्रेस कर दो तो भी आप दबा दोगे और जैसे ही छोड़ोगे वो अपना लेंथ पकड़ लेगा, या अगर उसको आपने इलोंगेट कर दिया है, लंबाई को अगर आपने बढ़ा रखा है, तो जैसे ही आप इस फोर्स को हटा दोगे ये स्प्रिंग वापस अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, स्प्रिंग का फोर्स अपने आप डेवलप होता है आपके अप्लाइड फोर्स के उल्टे डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट
टू द डायरेक्शन ऑफ योर डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ योर फोर्स। सीधी सी बात है। देखो ना, आपने अगर इसको इलोंगेट किया, अपना फोर्स लगाकर राइटवर्ड फोर्स लगाया, तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्टवर्ड जनरेट हुआ। एफएस बोले तो ये है स्प्रिंग फोर्स। और मैं आपको जरूर यहां से एक बात सिखाना चाहूंगा कि आपने वो जो अपना फोर्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लगाया, वो किस पर्पज से लगाया। उसने अपने आप को रीस्टोर करने की कोशिश की है, अपने वास्तविक लंबाई में बैक होने की कोशिश की है। यहाँ पर भी कंप्रेशन वाले फोर्स को आप जब हटा लेते हैं तो स्प्रिंग फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में जनरेट होता है, और इसका भी मकसद वही है कि मैं अपने आप को नेचुरल लेंथ को पिक कर लूं। इसीलिए स्प्रिंग फोर्स का नाम, ये इसका नाम होता है रेस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का नाम क्या होता है? रेस्टोरिंग फोर्स। और खूबसूरत बात यह है कि यह एक वेरिएबल फोर्स है। कैसे है, इसको भी समझते हैं। आपने ये महसूस करना है कि एक स्प्रिंग आप ले लो और एक साइड मान लो उसका फिक्स भी कर लो और दूसरे हाथ से उसको खींचने की कोशिश करो, तो तुम जैसे 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 स्प्रिंग की लंबाई बढ़ेगी, आप ये देखोगे कि वो फोर्स तगड़ा होता जाएगा। कौन सा फोर्स? बैक होने वाला, ये रेस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग जनरेट कर रहा है। जितना आप इलोंगेशन बढ़ाओगे उतना वो फोर्स और तगड़ा होता चला जाएगा। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू जब बढ़ रही है तो फोर्स का मान भी बढ़ रहा है, लेकिन उस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो एक्स के अपोजिट होता है। मतलब कहने का, अगर डिस्प्लेसमेंट है आपको राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो जो स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। यानी आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए डिस्प्लेसमेंट के उल्टे डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स जनरेट होता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रैक्टिकल रिजल्ट है। प्रैक्टिकल करके जब एफ और एक्स के बीच ग्राफ लिया गया तो पता पड़ा कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। इसका मतलब है कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो है ना, एक्स के साथ, स्प्रिंग फोर्स जो वो एक्स के साथ लीनियरली वैरी करता है। यानी सिचुएशन कुछ ऐसा है। यानी ये कहने का मतलब हो गया कि एफ एस प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ एक्स है। मैंने मॉडुलस साइन इसीलिए लगाया कि एक्चुअली इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एफ एस को कहा जाता है कि ये प्रोपोर्शनल तो होता है माइनस एक्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। स्प्रिंग फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस का ये मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है, नेगेटिव साइन का लॉजिकल मीनिंग है। और वो लॉजिकल मीनिंग ये है, इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है क्या कि स्प्रिंग फोर्स इज अपोजिटली डायरेक्टेड टू एक्स। एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड अपोजिटली डायरेक्टेड, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड अपोजिटली डायरेक्टेड, यानी मैग्नीट्यूड उसका लीनियरली इंक्रीज करेगा, पर स्प्रिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होगा आपके अप्लाइड फोर्स के ठीक उल्टे डायरेक्शन में होगा। यानी आप जिधर फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट देंगे, तो आपके डिस्प्लेसमेंट के उल्टा डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स क्रिएट होगा। ये उसका डायरेक्शन हो गया। एंड जहां तक मैग्नीट्यूड का सवाल है, आपके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड। एंड स्प्रिंग फोर्स चूंकि एक्स पर डिपेंड करता है, इसीलिए स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है, बदलने वाला बल है। इसीलिए स्प्रिंग फोर्स को जब कभी भी किसी बॉडी पर अप्लाई करेंगे तो कभी भी वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन पैदा नहीं कर सकता है। इसकी मूल वजह है कि वो फोर्स ही वेरिएबल होता है, तो एक्सीलरेशन कहाँ से वो कांस्टेंट डालेगा। तो एक्सीलरेशन वो वेरिएबल ही जनरेट करता है
इसलिए जब कभी भी स्प्रिंग फोर्स पर हम लोग सवाल बनाएंगे एंड वी आर asked to find the acceleration of the block, then the situation will be at the time of release. रेड रिलीज का मतलब जैसे मैं अपना फोर्स हटाता हूं जस्ट उस टाइम में, तो उस टाइम में जो स्प्रिंग का फोर्स होगा उसमें मास से डिवाइड कर देंगे, अपन का काम हो जाएगा। बहुत ही मजेदार किस्सा है स्प्रिंग फोर्स के मामले में। स्पाइरल स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग को सिर्फ देखना था हमको, एंड वी आर टोटली कंसर्न्ड विथ हेलिकल स्प्रिंग, एंड वी आर गोइंग टू डू सम इंटरेस्टिंग वर्क्स, है ना। इसके क्या ड्यूटीज हैं, कहाँ कहाँ ये किस तरह से सिस्टम में एक्सीलरेशन जनरेट करता है, स्प्रिंग के कॉम्बिनेशंस होते हैं, उस कॉम्बिनेशंस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले आप इस क्या बोलते हैं बोर्ड को आप नोट करिए पॉज करके, एंड इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्टेज पर। और नेक्स्ट स्टेज में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। पहली बात तो ये है कि एक साधारण सा प्रॉब्लम इस पर हो जाना चाहिए। और हाँ, इसमें एक बात और भी है, ये तो हुआ नहीं, अब आपके पास क्या है, एफ एस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डालते हैं, जिस कांस्टेंट का नाम है हेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। और अच्छी बात ये है कि ये ऐसा कांस्टेंट है जिसके पास यूनिट भी होता है, जिसके पास डायमेंशन भी होता है। देखिए यहां से पता पड़ जाएगा, एक्स चूंकि लेंथ है तो मीटर में लेते हैं एसआई सिस्टम में, और एफ एक्स न्यूटन है, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इसका होता है ऑफ के इज न्यूटन पर मीटर। देखिए ना, एक्स से डिवाइड करोगे तो न्यूटन पर मीटर, एंड इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो भी होता है इसके पास। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा वो भी आप देख लें। अच्छी बात यह है चूंकि डायमेंशन की तो आवश्यकता, न्यूटन यानी फोर्स तो एम एल टी टू दी पावर -2, और नीचे में ये एम है यानी लेंथ है, तो लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, एल खत्म हो जाएगा, यानी एम और टी टू दी पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। ये बात हो गई। अब आइए मैं इसके एप्लीकेशंस पर आपको लिए चलता हूं और दिखाता हूं कि किस तरह से स्प्रिंग फोर्स जो है अगर सिस्टम पर लग गया है तो कैसे वो काम करेगा। एग्जाम्पल इसका उठाते हैं कि सपोज कीजिए कि एक एम मास का ब्लॉक है जो किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एनी एक्स इक्वल टू 0 पर रखा हुआ है, और ये किसी स्प्रिंग से अटैच्ड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर है। आपको सवाल ने ऐसा बोला, और अब कहता है कि अगर इस ब्लॉक को यहां से एक फोर्स लगाकर, है ना, राइटवर्ड डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है, और यहां से एनी पोजीशन x0 पर इसको ला करके एंड देन इट इज रिलीज्ड, इस पोजीशन से इसको रिलीज किया जाता है ना। कहते हैं ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम पोजीशन x0। x0 पोजीशन तो होगा क्या, आपका ये फोर्स अब हट गया, खत्म हो गया, और एफ एस इसके ऊपर चालू है। इस टाइम में जब x0 डिस्प्लेसमेंट आपने इसको दे रखा है तो क्या होगा, हेयर एफ एस की जो वैल्यू होगी वो होगी के इंटू -x0। क्लियर है। और माइनस साइन तो आप जान ही रहे हैं कि मैथमेटिकल मीनिंग इसका कुछ है नहीं, तो जब मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है तो आप इसको मॉडुलस में उठा लीजिए। इसीलिए जब मैं एफ एस का मॉडुलस लूंगा तो सीधा ये होगा के इंटू x0, और चूंकि अब यहां से ये इस डायरेक्शन में मूव करने वाला है तो एट द टाइम ऑफ रिलीज, एट द टाइम ऑफ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम पोजिशन x0, देन फाइंड ए एक्स एट दिस पोजीशन।
इस पोजीशन पर आपको निकालना है। इसके बाद क्या होगा वो नहीं निकालना है, एट द टाइम ऑफ रिलीज निकालना है। तो क्या होगा, m इंटू ए एक्स नॉट इक्वल टू के एक्स नॉट हो गया, और इसीलिए ए एक्स का वैल्यू होगा के एक्स नॉट बटा m, और यही हमारा आंसर हो गया। तो बेसिकली हम लोग इसी थीम को अप्लाई करने वाले हैं। आपने देखा ना कि माइनस साइन कितनी होशियारी से हमने यहां से निकाल लिया, क्योंकि हमने जब डायरेक्शन शो कर दिया है एक्सीलरेशन का, तो फिर माइनस साइन का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये तो हो गई बात की हमने ये पैटर्न बताया कि इस पैटर्न पर चलेंगे, बड़े से बड़े प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। अब आइए एक सवाल लेते हैं जहां आपको कोई तकलीफ नहीं होएगी। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको स्प्रिंग बैलेंस के विषय में बताएंगे कि स्प्रिंग बैलेंस किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है, ये मास मापता है कि वेट मापता है, सब आपको पता पड़ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी समझिए इसको, या प्रॉब्लम भी आप इसको समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि एक इस तरह से हमने एक सपोर्ट बनाया, और इस सपोर्ट में हम यहाँ एक ब्लॉक m मास का रखते हैं। अच्छी बात है, ब्लॉक का जो मास है वो m है, और इसके इस साइड हमने एक स्प्रिंग इस तरह से लगाया, और इसके दूसरे साइड भी हमने एक स्प्रिंग लगाया। खूबसूरत बात ये है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, एंड सिस्टम x इक्वल टू 0 पर है एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। x इक्वल टू 0 पर है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसीलिए है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में होने का मतलब है कि दोनों ही स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है। सीधा कहते हैं कि इनिशियली बोथ द स्प्रिंग्स आर इन नेचुरल लेंथ। दोनों स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, और जब ये दोनों स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, अब क्या किया जाता है वो सुना जाए ध्यान से। सवाल ये कहता है कि इस ब्लॉक को यहां से राइटवर्ड डायरेक्शन में एनी पोजीशन x तक हम डिस्प्लेस करके और इसको वहां से रिलीज कर देते हैं। लिखते हैं कि द ब्लॉक इज डिस्प्लेस राइट, द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड राइट बाय x, या x नॉट कुछ भी, राइट बाय x नॉट and released, then find the value of acceleration, value of ax। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसको सॉल्यूशन देना शुरू करूंगा तो मैं क्या करता हूं, इस डायग्राम को रिव्यू कर देता हूं ताकि आपको चीजें समझना आसान हो जाए। देखिए, ब्लॉक का जो ओरिजिनल पोजीशन था वो मान लेते हैं यहां पर था, लेकिन अभी ब्लॉक आ गया है यहां, अभी ब्लॉक आ गया है यहां पर, अभी ब्लॉक यहां पर है। यहां पर अगर ब्लॉक है और ये था पहले x बराबर 0 पोजीशन, और ये स्प्रिंग अब इलोंगेट करके यहां है, और ये स्प्रिंग कंप्रेस करके यहां है, यानी ये K1 साइड है और ये K1 कांस्टेंट है और ये K2 है, और यहां से आपने इसको x नॉट डिस्प्लेसमेंट किधर दिया है, राइट दिया है। अब यहां सोचना है हमको कि एक स्प्रिंग इलोंगेट हुआ और दूसरा स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, सही बात है। जब एक स्प्रिंग इलोंगेट हुआ तो इलोंगेशन के चलते F1 फोर्स जो होगा वो लेफ्टवर्ड काम करेगा, और जो कंप्रेस हुआ है वो भी फोर्स आपको लेफ्टवर्ड ही काम करेगा। तो उसको आपने कंप्रेस किया है ना, तो वो बाएं फेंकेगा, और जब इलोंगेट हुआ तो ये भी बाएं फेंकेगा। तो कुल मिलाकर के दोनों ही फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो जा रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे, नाउ सीधी सी बात है, लेफ्टवर्ड है तो कोई माइनस साइन लेने का जरूरी नहीं है, आप समझ लेते। लिखते हैं नाउ F1 प्लस F2
ये फोर्स है और इसको बराबर कर देंगे किसके, MAX के, और दोनों ही स्प्रिंग फोर्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है, तो एट द टाइम ऑफ रिलीज जो होगा वो तो यही फोर्स रहेगा इसके पास, तो मैं इसको लिख पाऊंगा K1x0 प्लस K2x0 इक्वल टू MAX, और निश्चित तौर पर AX का जो वैल्यू आएगा वो K1 प्लस K2 बटा M और इंटू x0 के। बड़े ही खूबसूरत तरीके से हमने इस एग्जाम्पल को भी सीखा। मान लेते हैं कि यही एग्जाम्पल नहीं होकर के वो प्रॉब्लम होता तो क्या होता, x0 की वैल्यू दिया जाता, K1 का वैल्यू दिया जाता, K2 का वैल्यू दिया जाता, हम यहाँ पर पुट कर देते, मास की वैल्यू दिया रहता, एग्जैक्ट एक्सीलरेशन का वैल्यू पता पड़ जाता हमें एट द टाइम ऑफ रिलीज। तो ये तो बात हो गई। अब इसके और भी वैरायटीज पर आइए चर्चा कर लेते। ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट पर मैं बात कर रहा हूं आपसे, स्प्रिंग के हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की मैं बात कर रहा हूं। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग। अब स्प्रिंग के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। इसको पहले आप पॉज करके नोट करेंगे। कॉम्बिनेशन भी स्प्रिंग का होता है। कैसा होता है, तो सीरीज, पैरेलल और एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सीरीज भी रहेगा और पैरेलल भी रहेगा। तो स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन की सीधी सी बात कर लेते हैं। स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन की बात अगर करें तो अगर स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जैसे आप ऐसा देख लो, आपको साथ में ये एक होता है पैरेलल और दूसरा होता है सीरीज, पैरेलल और दूसरा होता है सीरीज। मैं जरूर आपको इसके विषय में डिटेल समझा सकता हूं। आइए देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ एक M मास का हमने ब्लॉक लिया, साथ में एग्जाम्पल भी एक साथ डील कर लेंगे। और अभी क्या है, ये x इक्वल टू 0 पर है और x इक्वल टू 0 पर है, और 2 या 3 आपको जितनी मर्जी हो आप स्प्रिंग इसमें चाहो तो लगा सकते हो। मान लो एक स्प्रिंग हमने यहाँ लगाया, एक स्प्रिंग हमने, इसका कांस्टेंट K1 था, एक स्प्रिंग हमने यहाँ लिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं K2 था, एक स्प्रिंग हमने और ले लिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं K3 है। सो नाउ द ब्लॉक इज अटैच्ड विद 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग्स, डिफरेंट स्प्रिंग्स, बिकॉज सबके स्प्रिंग कांस्टेंट हमने क्या रखे हैं, अलग अलग रखे हैं, पर सबका नेचुरल लेंथ सेम है। तो ऐसे कंडीशन में जब तीनों स्प्रिंग का अपना नेचुरल लेंथ इक्वल है, तो ये ब्लॉक से अटैच कर दिया, और ये x इक्वल टू 0, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम यानी ये फुल रेस्ट कर रहा है, रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर अभी क्या है, 0 है, Fr की वैल्यू 0 है, यानी इसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स का ऐसा अनबैलेंस इफेक्ट नहीं है। सो रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस 0, वही इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाता है। अब अगर आप सोच करके देखिए कि ये तीनों स्प्रिंग हमारे पास अलग अलग कांस्टेंट्स के हैं, और इस तरह से अगर सिस्टम में स्प्रिंग कनेक्टेड हो तो यही कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर स्प्रिंग इस तरह से कनेक्टेड हो, ये क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन में अगर मुझे रिजल्टेंट चाहिए होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रिजल्टेंट चाहिए होता है, तो उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि मैं ये सोचता हूं कि इस तीनों स्प्रिंग ने मिलकर जो इफेक्ट इस सिस्टम पर डाला, उतना ही इफेक्ट डालने वाला एक मैं ऐसा स्प्रिंग बनाऊं जो सिंगल हो और उसमें वो हर क्षमता हो जो इस तीनों को मिलाकर है। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल्सो। सो इसका मतलब है कि F, या ये कहेंगे इसके लिए K इक्विवेलेंट का वैल्यू होता है सीधा K1 प्लस K2 प्लस K3, और इस तरह से अगर n स्प्रिंग हमारे साथ पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू सबके स्प्रिंग कांस्टेंट को सीधे आप जोड़ करके और निकाल दीजिए, एंड सिंगल स्प्रिंग आप ऐसा बनाएंगे जैसा मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। जब हमने ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की थ्योरी सीख ली है,
तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, इस प्रॉब्लम को रिवाइज कर देता हूँ और प्रॉब्लम को, है ना, 10, मेरे पास अब सिस्टम कुछ ऐसा आ जाएगा, मेरे पास सिस्टम कुछ ऐसा आ जाएगा। अब मैं सिंगल स्प्रिंग से खेलूंगा, लेकिन वो जो सिंगल स्प्रिंग होगा ना हमारा, वो सिंगल स्प्रिंग हमारा के नहीं होगा बल्कि के इक्विवेलेंट होगा, जो इस बात के तरफ इशारा करता है कि हमारे पास जो है वो एक ऐसा स्प्रिंग आ चुका है जो इस तीनों को मिलाकर जितना इफेक्ट जनरेट करेगा उतना ये अकेले करने वाला है। और कहानी तो फिर वही तब हो जाएगी, एक्स नॉट से आप इसको राइटवर्ड डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू 0 से एक्स नॉट तक इधर आप डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स इधर आएगा और इसीलिए हम लोग लिखेंगे एफ एस इक्वल टू एम ए एक्स। डायरेक्शन शो किया हुआ, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, जो होगा के इक्विवेलेंट इंटू एक्स नॉट इक्वल टू एम ए एक्स, और यहाँ से एक्सेलरेशन एट द टाइम ऑफ रिलीज का वैल्यू होगा के इक्विवेलेंट बटा एम और इंटू एक्स नॉट के, और के इक्विवेलेंट की वैल्यू आप रख दीजिए तो होगा k1 प्लस k2 प्लस k3 बटा m और इंटू एक्स नॉट। सो दिस इज द सिनारियो ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का जो नज़ारा है वो कुछ इसी तरह से। अब इसके बाद इसका दूसरा पैटर्न देखते हैं। दूसरा पैटर्न क्या है कि अगर हमने स्प्रिंग को कुछ इस तरह से कनेक्ट करा, कैसे कनेक्ट करा तो देखिए, सेकंड कंडीशन में ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये ऐसा होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ एक ब्लॉक है और हमने m मास का फिर ब्लॉक लिया और m मास के ब्लॉक को हमने क्या कर दिया, इस तरह से स्प्रिंग से कनेक्ट किया। देखा जाए सब आपको मजा आएगा। यहाँ ऐसे और फिर इसके साथ दूसरा स्प्रिंग इस तरह से हमने अटैच कर दिया और ऐसे लगा दिया। ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1 वाला, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K2 वाला, और दोनों नेचुरल लेंथ में तो अभी किसी तरह की एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं दे रही है। इसके लिए भी हमारे पास होता है 1/K इक्विवेलेंट, है ना, इक्वल टू 1/K1 और प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस डॉट डॉट, जितने स्प्रिंग सीरीज में लगे होंगे उनके बदले में मैं 2 ही इसलिए लिया कि कैलकुलेशन थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। तो यहाँ से इक्विवेलेंट स्प्रिंग हम लोग निकाल पाएंगे, चूंकि मेरे पास तो सिर्फ 2 ही है फिलहाल। तो जब 2 ही है तो यहाँ से हो जाएगा 1 एलसीएम ले लेंगे हमको, तो K1 K2 हो जाएगा और ऊपर में K1 प्लस K2 होएगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो K इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ये समझ करके रखना है हमको। और सेम सिचुएशन अब यहाँ क्रिएट हो रहा है। मैं दोनों स्प्रिंग को हटा करके और अब मैं सिंगल स्प्रिंग का अगर यूज करना चाहूँगा तो कुछ इस तरह का सवाल डिजाइन होगा। कैसा होगा देखिए, अगर हमारे पास अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना, सिंगल स्प्रिंग लगाना है और इसके साथ मास को अटैच करना है x इक्वल टू 0 और यहाँ के इक्विवेलेंट। फिर हमने क्या करना है, इसको अगर यहाँ से x नॉट डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड दे दिया हमने, है ना, ये x नॉट पोजिशन पर आ गया, ये x इक्वल टू 0 से x नॉट डिस्प्लेसमेंट राइट दिया तो स्प्रिंग फोर्स कैसा होगा, लेफ्टवर्ड क्रिएट होगा। और इसीलिए हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर इस टाइम रिलीज के टाइम पर मुझे ax चाहिए होगा, तो बड़ी खूबसूरती से एफ एस इक्वल टू हम लोग लिख पाएंगे MAX और यहाँ से के इक्विवेलेंट इंटू एक्स नॉट इक्वल टू MAX हो जाएगा और यहाँ से AX का वैल्यू फिर से वही कहानी के इक्विवेलेंट बटा M और इंटू एक्स नॉट। लेकिन अब की बार के इक्विवेलेंट की वैल्यू ये है तो लिखेंगे और AX इक्वल टू K1 K2 बटा K1 प्लस K2 इंटू M और इसमें गुना कर देंगे एक्स नॉट से। दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन एट द टाइम ऑफ रिलीज। तो ओवरऑल
इस वीडियो में हमने स्प्रिंग के बिहेवियर, उनके टाइप और उनके एक्टिविटीज, उनके कॉम्बिनेशंस, जितनी सारी चीजें थी समझने वाली वो मैंने आपके नज़र में डाल दिया है। आप इसको पूरी तरह से अप टू डेट करोगे, पूरी तरह से समझने की कोशिश करोगे, अपने दिल पर बैठाने की कोशिश करोगे, और जब ये आपके समझ में पूरी तरह से आ गया होगा तो आगे जब सवाल पर काम करना शुरू करेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, फुल मज़ा आएगा। और इसको इग्नोर नहीं करना है। स्प्रिंग पर बहुत से कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं जो टाइम के साथ आपको खुद पता पड़ेगा। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं और ये कोशिश करता हूं और ये आशा भी रखता हूं कि आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करेंगे और मिल करके इसका लाभ उठाएंगे, अपने मेहनत को लगातार जारी रखेंगे, सो दैट यू विल बी गेटिंग योर बेस्ट रिजल्ट इन योर लाइफ। और इसी के साथ आज लेक्चर को एंड करते। थैंक यू सो मच। खुश रहिए और अपने दिन को शुभ बनाइए।